नवरात्रि के दौरान उत्तर प्रदेश में गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। उस हत्या के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है, नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है, बतौलेबाजी शुरू हो जाती है। यूट्यूबर साथी भी वीडियो बना रहे हैं, मीडिया में डिबेट भी हो रही है, अखबारों में 2-4 खबरें आ गई हैं, पुलिस की फोटो आ रही है, गोपाल मिश्रा की फोटो आ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उस हत्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान की चर्चा नहीं हो रही है। इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि ऐसा क्या कारण है कि राम भजन सुनते ही भावना आहत हो जाती है। ऐसा क्या कारण है कि भगवान कृष्ण का भजन सुनते ही भावना आहत हो जाती है। ऐसा क्या कारण है कि जहां से गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती है, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है, मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकलती है, परशुराम जी की शोभा यात्रा निकलती है, भगवान शंकर की शोभा यात्रा निकलती है, भगवान राम की शोभा यात्रा निकलती है, तो भावना क्यों आहत हो जाती है? आखिर क्या कारण है कि पर डे प्रतिदिन हिंदू 5 बार सुनता है कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के योग्य नहीं है। भारत में प्रतिदिन करोड़ों हिंदू 5 बार सुनते हैं कि न भगवान कृष्ण पूजा के योग्य, न भगवान राम पूजा के योग्य, न भगवान शंकर पूजा के योग्य, न हनुमान जी पूजा के योग्य, न दुर्गा जी पूजा के योग्य, न हमारे सारे जितने गुरु थे हमारे सिख गुरु वो पूजा के योग्य, न हमारे जो 24 तीर्थंकर थे जैन तीर्थंकर वो पूजा के योग्य, न भगवान गौतम बुद्ध पूजा के योग्य। इसके बाद बावजूद न हिंदू की भावना आहत होती है, न सिख की भावना आहत होती है, न जैन की भावना आहत होती है, न बौद्ध की भावना आहत होती है, किसी की भावना आहत नहीं होती। और दूसरी तरफ आप चाहे गणेश जी की शोभा यात्रा निकालो, चाहे दुर्गा जी की शोभा यात्रा निकालो, शंकर जी की शोभा यात्रा निकालो, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी शोभा यात्रा निकालो, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मूल कारण है मदरसा। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जहां एक भी मदरसा बन जाता है वहां अशांति शुरू हो जाती है। और भारत में मुगलों के समय में जो मुश्किल से 500 मदरसे थे, आज की डेट में उनकी संख्या लगभग 5 लाख हो चुकी है। अंग्रेजों के समय में जो मिशनरी स्कूल 1000 के आसपास थे, आज की डेट में उनकी संख्या लाखों में आ चुकी है। तो हमारी सरकारों ने और मुगलों के आने के पहले जो भारत में गुरुकुल स्कूलों की संख्या 7.5 लाख थी, आज की डेट में वो 70,000 भी नहीं बची। तो देश कहते हैं आजाद हो गया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था तो बदली नहीं। हाँ, मुगलिया मदरसे बढ़ते जा रहे, अंग्रेजों की मैकाले वाले मिशनरी स्कूल बढ़ते जा रहे, और भारत में जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था, उसका हमने किया नहीं। कभी आपने सोचा कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा कभी पत्थरबाजी करता है क्या? गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा किसी की हत्या करता है क्या? गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा अवैध निर्माण करता है क्या? गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा जो इतनी सारी अराजकता फैल रही है वो करता है क्या? नहीं करता है। जब नहीं करता तो हमें गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू करना चाहिए। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हत्या हो गई, ये हो गई, हो गई। दूसरी बात, आप पिछले 10, 15, 20 साल की हत्याओं को देख लीजिए, चाहे वो बटला हाउस एनकाउंटर को देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे उसकी हत्या हो गई, चाहे लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या हो गई। ऐसे हजारों हत्याएं हो गई। किसी एक भी हत्यारे को, चाहे उमेश कोल्हे की हुई, कन्हैया लाल की हुई या जिसके भी हुई, ऐसे अनेक हत्याएं हुई हैं। किसी एक हत्यारे को फांसी हुई, किसी एक हत्यारे की 100% संपत्ति जब्त हुई, किसी एक हत्यारे की नागरिकता गई क्या? एक चीज याद रखिएगा, सजा कोर्ट से होती है। जब कठोर सजा, कानून कठोर होता है और सजा फटाफट मिलती है, तब जाके खौफ पैदा होता है। आप देख लीजिए इसका उदाहरण, उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, बहुत ही अच्छा प्रशासन कर रहे हैं, इसके बाद भी खौफ तो नहीं पैदा हुआ? मार दिया उन्होंने। चंदन गुप्ता को 2018 में मारा था, अभी उन्होंने गोपाल मिश्रा को भी मार दिया। और इसके बावजूद आप अगर लिस्ट उठा के देखिए, जिन्होंने अजमेर में कांड किया था उनको फांसी हुई क्या? उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई, नागरिकता खत्म हुई? नहीं। सिख नरसंहार करने वालों में किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को फांसी हुई, किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी की 100% संपत्ति हुई? नहीं। कश्मीर में जिन लोगों ने नरसंहार किया उसमें किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को फांसी हुई, किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कानून ही हमारे पास है ही नहीं। हमने कानून ऐसा बनाया नहीं और आज तक भी नहीं बना। ये नया वाला जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, भारतीय सुरक्षा संहिता, पहले से बेहतर है ये, लेकिन ये आज भी जो अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है इसके टक्कर का नहीं है। ये जितनी हत्याएं भारत में हो रही, इतनी अमेरिका में क्यों नहीं होती? बहुत कठोर कानून है, बहुत कठोर कानून है, एक एक कानून बाकायदा डिफाइन किया हुआ है। हमारे यहां आज भी मर्डर की एक धारा है, अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है। किलिंग अलग है, बुचरिंग अलग है, मैन स्लॉटर अलग है, हेट क्राइम अलग है, जेनोसाइड अलग है। हमने ऐसे बनाए नहीं।
हम कानून बनाते समय ये देखते ही नहीं है कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, देखते ही नहीं है। बस बैठे बैठे कमरे में बैठते हैं और बैठ के कानून बना देते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते, कानून बदलते भी हैं तो बदलने के लिए बदल देते हैं। कभी कोशिश ये नहीं होती कि हमारा कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून होना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने कुछ नाम लिख रहा हूं। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हत्या हुई, नीलेश की हत्या हुई, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, गंगाराम की हत्या हुई, डॉक्टर नारंग की दिल्ली में हत्या हुई थी, रतन लाल की हत्या हुई थी दिल्ली में, अभिजीत की हत्या हुई, रामलिंगम की हत्या हुई, रिंकू शर्मा की हत्या हुई थी दिल्ली में ही, ध्रुव त्यागी की हत्या भी दिल्ली में हुई थी, चंदन गुप्ता की उत्तर प्रदेश में हुई थी, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई। इसी तरीके से आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीणा, दीपा, छवि, दृष्टि, इसका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, ऐसे अनेक बेटियों को लफ्ज जिहाद में फंसाया, ट्रैप किया, उनको मार दिया। प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, इसमें ऐसी बहुत सारी बेटियों की हत्या हुई जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनका जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो उनकी हत्या कर दिया। दिलवर नेगी को तो बाकायदा जला के, जिंदा जला के मारा था दिल्ली में। हिना तल्लेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़ का गला रेत के मारा था, अंकित सक्सेना का गला रेत कर मारा था, कमलेश तिवारी का गला रेत कर मारा था, निकिता राजपूत प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इसलिए फरीदाबाद में उसको मार दिया था। उमेश कन्हैयालाल, उमेश कोल्हे, नेहा, साक्षी, उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, ऐसे हजारों हत्याएं हो गई हैं। और एक हत्या होती तो एक व्यक्ति कम नहीं होता, एक परिवार कम हो जाता है। गोपाल मिश्रा खत्म हुआ तो ऐसा नहीं गोपाल मिश्रा खत्म हुआ, गोपाल मिश्रा खत्म हुआ तो पूरी एक जनरेशन खत्म हो गई। गोपाल मिश्रा की शादी होती, उसके 2 बच्चे होते, उनके बच्चे होते, उनके बच्चे होते। हिंदू कम कैसे हो रहा है? हम सोचते हैं एक हिंदू कम हो रहा है, एक नहीं कम हो रहा है, सैकड़ों हिंदू कम हो रहे हैं, क्योंकि वो एक हिंदू अगर रहता तो उसके परिवार बढ़ते बढ़ते वो सैकड़ों की संख्या में हो जाता। तो इसलिए हम ये मान चल रहे एक गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, एक नहीं, कम से कम 100 हिंदू कम हो गए, उसकी पूरी चेन बन जाती, पूरी फैमिली बन जाती है। समाधान इसका एक ही है, भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। भारत का संविधान भी यही कहता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने भी कहा था कि हाँ, भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए। संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वो तभी मिलेगा जब सबको समान शिक्षा होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जिन मदरसों में नफरत फैलाई जाती है भारत के खिलाफ, हिंदू सनातन संस्कृति के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, जिन मदरसों में सिखाया जाता है अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है, अल्लाह के अलावा और कुछ भी ठीक नहीं है, जिन मदरसों में ये सिखाया जाता है न भारत को मानो, न वंदे मातरम बोलो, न भारत का त्यौहार मनाओ, न होली मनाओ, न दिवाली मनाओ, सब कुछ सिखाया जाता है, हम उन मदरसों को क्यों नहीं बंद कर देते हैं? भारत का संविधान ये थोड़ी कहता है कि आप नफरत सिखाने के लिए स्कूल खोलो। और वैसे भी जहां तक बात होती है आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी को अपना स्कूल खोलने का अधिकार है, तो माइनॉरिटी को डिफाइन तो कर दीजिए। 3-4 चीजों का, समस्याओं का फटाफट समाधान हो जाएगा। सरकार केवल माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे कि माइनॉरिटी कौन है। मेरा ये मानना है 1% से ज्यादा संख्या वाला माइनॉरिटी नहीं हो सकता। सरकार इतना कर दे, आधी समस्या खत्म। जब आदमी माइनॉरिटी कैटेगरी से ही डिफाइन हो जाएगी हु इज माइनॉरिटी, तो स्वाभाविक सी बात है फिर मदरसे माइनॉरिटी स्कूल नहीं रहेंगे, उनको अलग से अपना स्कूल खोलने का अधिकार ही नहीं रहेगा। आज तक हमने धर्म और रिलीजन क्या होता है इसको डिफाइन नहीं किया। आज तक हमने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया कि माइनॉरिटी कौन कहलाएगा। तो ये समस्याएं बनी हुई हैं। भारत का संविधान इसमें दोषी नहीं है, दोषी ये है जो सरकारों ने इसको डिफाइन नहीं किया, उस पर चर्चा ही नहीं किया, और आज तक नहीं हो रहा है। तीसरी बात, जब कहते नहीं भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत, और भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। जब तक कठोर दंड का प्रावधान नहीं होगा और सजा 6-6 महीने मिलना नहीं शुरू होगी, तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस के ही जहां शासन होता है वहां हत्या होती है। आप देख लीजिए बीजेपी के शासन वहां भी हत्या होती है। अभी राजस्थान में बीजेपी का रूल है, फिर भी देवराज की हत्या हो गई। यूपी में देख लीजिए योगी जी का शासन है, फिर भी गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई। 2018 में उसका चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी, और चंदन गुप्ता की हत्या 2018 में हुई, 6 साल बीत चुके हैं, सजा हुई क्या? नहीं। कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, सजा हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कानून को बदला ही नहीं, हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बनाया ही नहीं। अरे भैया, हम समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, आदित्ययान बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? अगर कोई गोपाल मिश्रा का परिवार कह रहा है कि इन्होंने 3 लोगों ने मिल मारा, तो गोपाल मिश्रा के परिवार के 2 लोगों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लीजिए, और जिनके ऊपर आरोप है वो कह रहे हैं हमने नहीं मारा, उन तीनों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। अगर दोनों में
कहीं कुछ गड़बड़ हो तब तो गवाही कराइए ना। मारने वाला कह रहा है कि हमारे परिवार के इनको मारा, और जिसने मारा अगर वो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमने मारा, तो आप उसको 2 महीने 3 महीने में सजा दे दीजिए। 3-4 दिन के अंदर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, उसको सजा दे दीजिए। इतना गवाहों का बयान क्यों करना? और ये मुकदमा लंबा क्यों चलता है? क्योंकि भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना अपराध नहीं, झूठा एफिडेविट फाइल करना अपराध नहीं है। तो जो हत्यारा होता है वो भी एफिडेविट फाइल करके कहता हमने हत्या नहीं किया। क्यों करता है? क्योंकि झूठा एफिडेविट फाइल करना अपराध नहीं। जो हत्या करता है वो भी 20-50 100 गवाह ले आके खड़ा कर देता है। क्यों? और अपने पक्ष में गवाही दिलवा लेता है 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए दे के। क्यों दिलवा लेता है? क्योंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है। आप झूठी गवाही को गंभीर अपराध बनाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देगा। आप झूठी गवाही पे 10 से 20 साल की सजा का कानून बनाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बीबी भी अपने शौहर के लिए झूठी गवाही नहीं करेगी, बेटा भी अपने बाप के लिए झूठी गवाही नहीं करेगा। कानून तो बनाइए, सब कुछ हो सकता है। मैं कह रहा हूं 3-3 महीने के अंदर सजा शुरू हो जाएगी। 3 साल 30 साल छोड़िए, 3-3 महीने के अंदर केवल इतना काम कर दिए। झूठी शिकायत गंभीर अपराध, झूठी गवाही गंभीर अपराध, झूठा मुकदमा गंभीर अपराध, झूठी जांच करना गंभीर अपराध, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध और झूठा फैसला देना गंभीर अपराध। इतना कानून बनाइए, देखिए फटाफट मुकदमे शुरू हो जाएंगे। आप केवल झूठे कागज बनवाने गंभीर अपराध बना दीजिए। केवल आप एक कानून बनाइए कि झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा वोटर आईडी बनवाना, झूठा आयु प्रमाण पत्र बनवाना, एज सर्टिफिकेट, झूठा जो है अपनी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना, इसको गंभीर अपराध बनाइए। इतना बनाते ही आप देखिए लोग झूठ बोलना छोड़ देंगे, और उसके बाद नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग से टेस्ट कर लीजिए। कानून का खौफ तब पैदा होगा जब 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होगा, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, 1 नेशन 1 पिनल कोड होगा और 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड होगा। जब तक समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी और समान पुलिस संहिता, समान दंड संहिता, समान न्याय संहिता लागू नहीं होगी, झूठ गंभीर अपराध नहीं होगा, तब तक मुकदमे लंबे चलेंगे तो खौफ नहीं पैदा होगा। आज तक हमारे देश में किसी की नागरिकता ले ही नहीं जाती, चाहे वो जासूस हो, चाहे गद्दार हो, चाहे मक्कार हो, कुछ भी आतंकवादी हो। जिसने बटला हाउस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को मारा, उसको भी आज तक न फांसी हुई न उसकी नागरिकता खत्म हुई। तो खौफ पैदा कैसे होगा? खौफ पैदा करने के लिए कानून बनाते नहीं है। बस हत्या हो जाएगी, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा, 3-4 दिन मामला रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर कोई और हत्या हो जाएगी, फिर सब जागेंगे, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग कहते हैं जागो हिंदू जागो, हिंदू जाग के क्या कर लेगा? क्या हिंदुओं के जागने से कोर्ट फटाफट फैसले देना शुरू कर देगी? क्या हिंदुओं के जागने से होगा क्या? आप इस पर सोचिएगा, और मेरी बात ठीक लगे इस वीडियो को कम से कम 10 लोग जरूर शेयर करिएगा।